नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड। और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुराना इतिहास है, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने लॉ कमीशन को बिठाया था, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन मांगी थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए काम आगे बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मुस्लिम पक्ष पूर्ण रूप से तैयार था। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी प्रकार के किसी मुसलमान या हिंदू के होने की बात नहीं कही गई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कहा गया था भारत एक एक संप्रदाय निरपेक्ष देश है, यानी कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। और भारत पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते भारत की ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोगों के ऊपर एक सा कानून लागू हो। इसके लिए भारत सरकार ने सबसे पहले लॉ कमीशन को, मैं समझता हूँ मोदी 1.0 जब बैठी थी तब उस समय ही मोदी सरकार ने ये बात शुरू की थी। और ये बात शुरू करने के साथ साथ मोदी सरकार ने ये बात तय करने की कोशिश की थी कि कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आने लगा है। उससे पहले आर्टिकल 370 और साथ में सीएए पास किया गया था। सीएए में ही हिंदुस्तान में हंगामा सिर्फ इस बात को लेकर कर दिया गया था क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमानों को या बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को आप नागरिकता क्यों नहीं देंगे। अगर बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश नहीं है, भारत एक पार्टिकुलर समुदाय के विषय में बात करता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का उस समय भी तर्क यही था कि जब पाकिस्तान मजहबी आधार पर बना था, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मजहबी आधार पर बना था, तो फिर यहाँ मुसलमानों का वापस आने का क्या मतलब है, जबकि यहाँ के मुसलमानों को ही वापस पाकिस्तान जाना चाहिए था। क्योंकि उस समय तय हुआ था कि हिंदुस्तान के अंदर से सभी मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर के सभी हिंदू भारत में आएंगे। लेकिन मिर्जापंत समझौता और उससे पहले नेहरू लिया का समझौता करके इन आबादियों को यहाँ रोक लिया गया था, या उनको चॉइस दे दी गई थी, वो चाहे तो यहाँ रहें चाहे तो वहां जाएं। जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया था और पाकिस्तान में भी मुसल हिंदुओं ने रहना पसंद किया था। हिंदुस्तान से तो थोड़ी आबादी मुसलमानों की बची, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की बड़ी आबादी बची थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके अब तक सब समाप्त हो चुकी, जबकि उसका रिवर्स हिंदुस्तान में आ चुका है। हिंदुस्तान के अंदर जो आबादी छोटी सी हुआ करती थी वो आज 25 से 30% होती जा रही है, जबकि पाकिस्तान में 28% आबादी हुआ करती थी और 28% आबादी का आज वो 2 या 3% रह गए। बांग्लादेश में भले ही वो 9% हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा था कि हिंदुस्तान जब हिंदुओं के लिए हो गया है तो फिर हिंदुस्तान के अंदर क्या सिविल कोड लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंदिरा गांधी ने पंथ निरपेक्ष शब्द डलवा दिया है, प्रेमबल में भी डलवा दिया। आर्टिकल 25 से लेकर 30 हिंदुस्तान में मुसलमान जो कि संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए का नारा लगाते हुए पहली 3 बैठकों में नहीं आए थे, वो बाद में जैसे ही पाकिस्तान की घोषणा हुई वैसे ही वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, यानी कि उस समय की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल हो गए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस समय शामिल हुए और शामिल होकर उन्होंने आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक डलवाने में पूरी सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर और बड़े बुद्धिजीवी उस समय के चाहते थे कि आर्टिकल 44, जो आज का आर्टिकल 44 है, वो फंडामेंटल राइट्स में हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति के भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। रेड विद आर्टिकल 14 का ही हिस्सा बनाने वाले थे। जैसे आज की तारीख में आर्टिकल 14 के हिस्से 15, 16, 17 और 18 है, उसी प्रकार से आर्टिकल 14 का हिस्सा बनाना चाहते थे उस समय का लेजिस्लेशन की यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और भारत में प्रत्येक व्यक्ति एक ही कानून से लागू होगा। लेकिन उस समय जो कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रुके थे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रुककर उन्होंने इस प्रावधान को लागू नहीं होने दिया। कांग्रेस ने भी भरपूर सहयोग दिया था, जिसका परिणाम निकला कि डॉक्टर अंबेडकर उस समय अपास्त हो गए और उन्होंने इस प्रावधान को आर्टिकल 44 में डालने का पूरा प्रयास किया। आर्टिकल 44 इनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में उसको डाला गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डालने का मतलब बिल्कुल साफ था कि भविष्य में जब भी कोई केंद्रीय नेतृत्व तो सही बैठेगा, स्ट्रांग बैठेगा, हिंदुत्ववादी बैठेगा, तब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड मेन स्ट्रीम में लेकर आएगा। अब 65 वर्षों के बाद जब हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कार्य कर सकती थी, इसीलिए उसने सबसे पहले लॉ कमीशन को यह भेजा ताकि देश का माहौल देखा जा सके। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने और साथ में कांग्रेस और उनके घटक दलों ने लगातार इसका विरोध किया और विरोध करने का परिणाम ये निकला कि सरकार उसको खुले मन से लागू नहीं कर पाई। लेकिन सरकार के भी बहुत सारे हाथ होते हैं, अगर कोई पार्टी करना चाहती है तो बहुत कुछ कर सकती है। जैसे 370 और इसके अतिरिक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कार्य रूप तैयार हो गया। इसके अतिरिक्त ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भरपूर सहयोग दिया या पिटिशनर्स का भरपूर सहयोग दिया। और सहयोग देने का मतलब था, केंद्र का व्यू बिल्कुल साफ था कि अगर
ट्रिपल तलाक भारत में है तो ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है, इसलिए ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था। और ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करना मतलब एक कदम और आगे बढ़ाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के दो तीन विषय बाकी रह जाते हैं। उन विषयों में शादी बारात एक सा हो जाए, संपत्ति का सक्सेशन एक सा हो जाए, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक सा हो जाए। अगर ये प्रावधान हो जाएं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो ही गया। इसको करने के लिए केंद्र सरकार को या तो एक साथ कानून पास कर दे या फिर वो एक्सपेरिमेंटल करे। हमने सबने अभी कुछ दिन पहले देखा कि उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहां लागू कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते समय तमाम तरह की अटकलें भी लगी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार उसको लागू करने में सफल हो गई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगली जो बड़ी समस्या है वो है बाइगामी, या फिर मैं कहूं कि वो समस्या है पॉलीगामी। पॉलीगामी मुसलमानों में चार निकाह करने की अनुमति देती है। हालांकि केरला हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली, मैंने उस पर एक एपिसोड पूरा किया था, केरला हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट में केरला हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा था कि अगर दूसरी तीसरी और चौथी शादी हो गई है तो रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी बनती है कि वो पहली बीवी को पहले नोटिस करे, और पहली बीवी को नोटिस करने के बाद ये पता करे कि वो दो या तीन या चार शादियों को निर्वहन करने के लिए मजबूत स्थिति में है कि नहीं है, या फिर पहली बीवी उसको चाहती है कि नहीं चाहती है। क्योंकि पहली बीवी अगर ना चाहती हो तो दूसरा तीसरा और चौथा निकाह नहीं हो सकता। और इसके अतिरिक्त अगर पहली बीवी का ही भरण पोषण नहीं कर पा रहा है तो दूसरा तीसरा चौथा निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान ने पाक में ये बात लिखी हुई है। ऐसा कुरान में प्रावधान है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक ही बीवी परफेक्ट है। अगर वो दो तीन और चार का भरण पोषण नहीं कर सकता तो उसको एक ही विवाह करना चाहिए। लेकिन वो अगर भरण पोषण कर सकता है, किसी मजलूम को सहारा देने का नंबर आता है, किसी बेवा को सहारा देने का नंबर आता है, तो फिर वो शादी दूसरी तीन चार तक कर सकता है। लेकिन बेवा उस समय इसलिए हुआ करते थे क्योंकि युद्ध काल हुआ करता था और अरब में लुटेरे बसा करते थे, लूट डालने के लिए गए और उनमें से कुछ वापस आते थे, कुछ वापस नहीं आते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वहां बेवाएं बहुत सारी हो जाती, तो दूसरे लुटेरों के साथ उनको रख दिया जाता है। इसीलिए बाद में इसके प्रावधान कर दिए गए कि वो एक दो तीन या चार भी निकाह तो कर सकता है, लेकिन अगर वो एक का भरण पोषण कर सकता है, चार को बियर नहीं कर सकता है, या उनके चार के साथ कोई समस्या नहीं है, तो फिर उनको नहीं कर सकता है। इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए केरला हाईकोर्ट ने इस प्रकार के ऑर्डर भी किए। केरला हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी पॉलीगामी एक बड़ी समस्या है। असम में हम सब जानते हैं 30% के लगभग मुसलमान हैं, और असम एक ऐसा राज्य माना जाता है जो बंगाल से भी खतरनाक कभी हुआ करता था। बंगाल आज की तारीख में ममता बनर्जी उसमें सत्ता में है, तब तक के लिए ये समस्या है। जिस दिन उसमें सत्ता भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दल या उसी प्रकार की कोई सत्ता वहां पर आ गई, उस दिन वो अपने आप सही में आने वाला है। इस यही कारण है कि असम में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सरकार आने के बाद असम अपने आप सुधरता चला गया, और अब असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार है। हेमंत विश्व शर्मा इस समय चाहते हैं कि उनके यहाँ पॉलीगामी खत्म हो। इसके लिए पिछली बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इस बार उन्होंने कैबिनेट की बैठक करी और कैबिनेट की बैठक करके ये बात तय की कि वो अगले सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह ही एक सिंगल मैरिज के लिए, यानी कि मोनोगामी यहां प्रिवेल करेगी, और बाईगामी असम में खत्म की, बाईगामी सॉरी पॉलीगामी असम में खत्म की जाती है। एक से अधिक शादी या निकाह कोई भी समुदाय नहीं कर सकता, ये संविधान का मैंडेट है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट वो पास करेंगे, उन्होंने आज कैबिनेट में उनकी कैबिनेट ने आज उसको पास किया है, और ऐसा अगली विधानसभा जब होने वाली है तो उस विधानसभा में वो रखने वाले हैं। मुझे लगता है असम उस बात को कर लेगा, और ये बात ही अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड धीरे धीरे करके भारत में लागू करना है। अब सवाल ये पैदा होगा, जैसे ही बहसें शुरू हुई टीवी पर, तो सवाल ये पैदा हुआ कि केंद्र सरकार केंद्र में कानून पास क्यों नहीं कर देना चाहती, वो आखिर राज्यों से ऐसा क्यों कर रही। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार इस मामले में बड़ी सजग है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की शासन वाली जो राज्य सरकारें हैं उनके यहां अगर पॉलीगामी को वो खत्म कर रहे हैं तो उसको चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक वो आएगा, और जैसे ही वो कंफर्म होगा तो केंद्र सरकार भी अपने यहां ला सकती है। इसलिए वर्ल्ड को, यानी कि मुस्लिम जगत को कोई संदेश भी ना जाए और राज्य सरकारें इसको लागू भी कर दें, इसके लिए ही इसको जाना जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर चला जा रहा है तो जैसे ही ये असम और उत्तराखंड ने किया है, उत्तर प्रदेश भी शीघ्र ही इस पर कोई काम करने वाला निश्चित रूप से होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के अंदर पॉलीगामी का कॉन्सेप्ट क्या है, पुराना कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे यहाँ 1954 1955 से पहले भारत में कितने भी विवाह करने का अधिकार किसी भी पुरुष को हुआ करता था, लेकिन 1954-55 में हिंदू कोड बिल पास करके नेहरू जी ने हिंदू समाज को एक विवाह पर
सीमित कर दिया था, और एक विवाह से ज्यादा विवाह करने का मतलब होता था कि जेल, और एक विवाह से ज्यादा विवाह करने का मतलब है कि वो अपराध की कैटेगरी में आएगा। इंडियन पिनल कोड के तहत, या फिर मैं आज कहूं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत वो कार्रवाई करने के योग्य है और उस व्यक्ति को सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या 1954-55 से पहले कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था? मैं आपको एक बात बता दूं कि 1937 में सबसे पहली बार शरीयत पास किया गया। 1937 वो ईयर हुआ करता था जिसमें देश में आंदोलन बढ़ गया था, और वर्ल्ड वार अभी फर्स्ट खत्म ही हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वार होने की कगार पर खड़ा था। उसी समय अंग्रेजों को लगा कि हिंदू और मुसलमान को बांटा अगर नहीं जाएगा तो फिर हिंदुस्तान पर राज्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को, जिनको कि उन्होंने बुलाकर आगा खां को मुस्लिम लीग बनवाई थी ढाका से बुलाकर, उन लोगों को उन्होंने बरगलाया, और बरगलाकर उस समय शरीयत लागू करवा दी। शरीयत, जब आप पढ़ेंगे शरीयत एक्ट 1937, तो उसमें आपको 5-6 धाराएं ही मिलती हैं। पहला तो ये कहां तक लागू होता है, कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, और एक धारा केवल उसमें कहती है कि अब भारत में मुसलमान शरीयत एक्ट के तहत के तहत गवर्न किया जाएगा। शरीयत के तहत गवर्न होने का मतलब था कि कोई कानून नहीं है, वो उसको कुरान मिल जाएगी तो कुरान से उसको कहेगा, उसको हदीस मिल जाएगी तो हदीस से अपना बात वेरीफाई करेगा, उसको अगर सुन्नत मिल जाएगी तो सुन्नत से करेगा, और अब अगर उसको बुखारी मिल जाएगा तो बुखारी से करेगा, और बुखारी के अलावा अगर कोई खकारी मिल जाएगा तो वो खकारी से करेगा। कुल मिलाकर मुल्ला मौलानाओं के हाथ में वो सारा प्रावधान रख दिया गया, और मुल्ला मौलवियों के हाथ में जाने का मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि मुल्ला मौलवी अब अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसका इंटरप्रिटेशन अब किसी भी कानून से नहीं होगा। लेकिन इतने में उस समय की अंग्रेज सरकार सहमत नहीं हुई। अंग्रेजों को लगा कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि वो सॉरी, अगर अंग्रेजों को उस समय लगा कि अगर वो शरीयत को लागू रखना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को आमने सामने रखना चाहते हैं, तो हिंदुओं के लिए भी इसी तरह का अलग से कानून होना चाहिए। बीएन राव, जिनकी बड़ी लोग प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वो पढ़ा है, बीएन राव के विषय में मैंने कई बार कहा है कि बीएन राव एक सरकारी कर्मचारी थे, और वो सरकारी कर्मचारी सरकार की आज्ञा मानने वाले एक बुलडॉग थे। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर रहता है और वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन नहीं कर सकता था उस समय, तो उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनके विषय में इस समय भरपूर चर्चा हो रही कि वंदे मातरम उन्होंने लिखा, वो एक आईसीएस ऑफिसर थे, लेकिन उनको अंग्रेज परस्ती पसंद नहीं आई थी, इसलिए ऐसे बहुत सारे अधिकारियों ने इस्तीफा देकर भारत में कानून व्यवस्था, भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था। इसलिए वो सैल्यूट के काबिल है। लेकिन जिन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी और अंग्रेजों के ही कानून के तहत अंग्रेजों की नौकरी करते रहे, उनको लेकर क्या कहा जाए। वीएन राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिससे ये कहा गया कि हिंदू कोड बिल लागू करना है, हिंदू कोड बिल बनाना है। उन्होंने सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, फिर उसके बाद आगे उनको डायरेक्शन मिला, अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट बनाया, सक्सेशन एक्ट बनाया, और वो कानून चार जो आज की तारीख में है, वो चारों कानून बीएन राव ने एक एक करके रख दिए। लेकिन तब तक हम स्वतंत्र हो चुके थे, जब तक वो सारे कानून बनकर तैयार हुए हम स्वतंत्र हो चुके थे। और स्वतंत्रता के समय 1947 के बाद वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई, लेकिन पार्लियामेंट ने भरपूर उसका विरोध किया। और विरोध करने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लें, डॉक्टर और उनके अलावा सरदार पटेल की बात कर लें, और बहुत सारे लोग, के मुंशी जैसे लोग, इन सब ने उस समय सही से विरोध ये कह के किया था कि हिंदुस्तान जब सेकुलर कंट्री बन रहा है, या फिर हिंदुस्तान जब पंथ निरपेक्ष बन सकता है, या फिर हिंदुस्तान जब हिंदुओं के लिए ही बचा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह के कानूनों का क्या मतलब होता है। यहां पर केवल भारतीय अधिनियम होगा, यहां कोई हिंदू या मुसलमान नहीं होगा। मैं एक बात और बता दूं, 1937 से पहले इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 हुआ करता था, यानी कि उससे पहले जो कानून हुआ करते थे वो सभी भारतीयों के लिए एक से होते थे। केवल उस समय अपवाद हुआ करते थे, जिन अपवादों के तहत कुछ लोगों को, कुछ रिलीजन्स को रखा जा सकता था, लेकिन कानून भारत में एक हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों की कुटिल चाल की वजह से हिंदू कोड बिल भी बन ही गया। लेकिन जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ तो लोग नहीं चाहते थे, परंतु इन सब के निपटने के बाद, या फिर मैं कहूं नेहरू जी जब फुल पावर में आए, तो उन्होंने 1954-55 में हिंदू कोड बिल ले ही आए, और हिंदू कोड बिल पास करवाकर उन्होंने अब शरीयत शरीयत एक्ट 1937 को खत्म करने का रास्ता भी बंद कर दिया था। क्योंकि शरीयत क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू कोड बिल लागू होने का मतलब था कि शरीयत को भी मान्यता दी जाएगी। वो खत्म करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े प्रयास किए, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम का एक आर्टिकल भी बनाकर रखा, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर उस समय माइनॉरिटी में हुआ करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर की एक न चली। इसी परिस्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अगर तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं बना सकते हो, तो हिंदुओं के लिए तो कम से कम कानून बना दो। इसलिए उस
समय लोग कहते हैं कि हिंदू कोड बिल पर डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन था, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर अंबेडकर का समर्थन केवल इस विषय पर हुआ करता था, केवल उतने विषय पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लागू कर दीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो तब तक हिंदू कोड बिल लागू कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं थे, यानी कि सिविल संहिता के पक्ष में नहीं थे, सिविल समान आचार संहिता के पक्ष में नहीं था, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। परंतु डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद और नेहरू जी के इरा में आने के बाद जब हिंदू कोड बिल पास हो गया तो उस वो एक नासूर की तरह हो गया और आज तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पाए, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार, एक बार नहीं कई बार शाहबानो के जजमेंट में साफ तौर पर 5 जजेस की बेंच ने कहा, इसके अलावा लिली थॉमस की के जजमेंट में, सरला मुदगल का जजमेंट में, कई एक 5 जजेस या उनसे ज्यादा की जजमेंटें हो चुकी है जिसमें केंद्र सरकार को वो डायरेक्शन दे चुके हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कानून से गवर्न करें। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये देखिए कि हिंदुस्तान की कोई भी सरकार इस पर हिम्मत नहीं कर पाई, या फिर उसको वोट बैंक का लालच रहा कि वो इन विषयों पर काम नहीं कर पाई। परंतु भारतीय जनता पार्टी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नारे से ही आई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो उन्होंने सबसे पहले सीएए पास किया, इसके तहत आर्टिकल 370 खत्म किया और इस तरह के कानूनों को धीरे धीरे करके संशोधित करना, परिवर्तित करना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी अगर कोई केसेस आते हैं महिलाओं के तो उन मामलों में केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो भरपूर महिलाओं का साथ देती, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करती, जिसका परिणाम निकला कि लगातार हिंदुस्तान के अंदर जो जजमेंट आ रहे हैं वो जजमेंट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में आ रहे हैं। इसी कड़ी को देखते हुए मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड और अब असम सरकार ने जो पास किया है, जो उनकी कैबिनेट ने पास किया है कि यहां पर पॉलीगामी हम खत्म कर देंगे, अब कोई भी किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो तो वो उसमें नहीं आ सकता। लेकिन एक उसमें अपवाद जो कि मुसलमान लगातार उठा रहे थे कि पहले आप अपनी जनजातीय आबादी को देख लीजिए, वहां पर बहुविवाह प्रचलन में है। इस अधिनियम में पॉलीगामी रोक तो दी है, वो केवल उनकी रोकी गई है जो मेन स्ट्रीम में है, लेकिन जो वनवासी क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातियों को बोडोलैंड वगैरह के नाम बकायदा लिखकर इनको बाहर रखा गया है और ये कहा गया है कि जब ये मेन स्ट्रीम में आएंगी तब इनके ऊपर ये लागू होगा। लेकिन अभी जो मेन स्ट्रीम में हैं जो जातियां, वो या फिर जो संप्रदाय, उन सभी संप्रदायों को ऊपर ये लागू होता है। मैं समझता हूं मुसलमान पूरे देश में कहीं जनजातीय क्षेत्र में नहीं है, वो तो केवल सामान्य वर्ग है और सामान्य वर्ग हिंदुस्तान में सभी सामान्य वर्ग में आते हैं, केवल जनजाति, वनवासी या आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर। मैं समझता हूं कि इन क्षेत्रों को अपवाद करके वो सारे विषयों को असम सरकार ने खत्म करने की कोशिश की जिनसे विवाद हो सकता था, उन सभी विवादों को भी खत्म कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि असम सरकार इसको अगर पास कर लेती है, और वो उन्होंने कहा है, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, तो वो पास कर ही लेंगे। वो पास करने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की कुछ एक प्रावधान, कुछ 2-3 बातें ही रह जाती हैं जिनको लेकर असमंजस में रहेगा। वो भी शीघ्र ही मुझे लगता है राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार वेरीफाई करवाकर केंद्र अपने यहां कानून उसको बना ही लेगा। मैं समझता हूं कि कानून की जानकारी होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप कानून पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हायर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस लेक्चर के नीचे एक लिंक है, उस लिंक पर ऐप का एड्रेस है, उस ऐप के एड्रेस को क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वहां ले जाता है। अपना डेटा भरेंगे तो वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें सीधा लॉगिन भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई समस्याएं रहती हैं तो हमको कॉल भी कर सकते हैं, हमको मेल भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त वहां ऐप पर भी चैट बॉक्स लगा हुआ है, आप उस पर चैटिंग भी कर सकते हैं। किसी कोर्स के विषय में, किसी और विषय की जानकारी के लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो वहां चैट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भारतवर्ष पूर्ण रूप से तैयार है और ये जो अलग अलग राज्य सरकारें, अलग अलग ही सही, लेकिन ये जो कर रही हैं ये मील का पत्थर सिद्ध होने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।